Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today, the topic we are going to discuss is relativistic mass, and then we will find about the mass energy equivalence. तो प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी रिलेटिविस्टिक टर्म्स, हम मोमेंटम को देख चुके हैं, हम एनर्जी को देख चुके हैं, और आज हम देखेंगे कि रिलेटिविस्टिक मैथ्स को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद मैथ्स एनर्जी इक्विवेलेंस का जो एक आपको ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी दी थी आइंस्टाइन ने, वो कैसे उसको हम डील करेंगे या उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और वो क्या रिलेशनशिप था जो आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक मैथ्स एनर्जी रिलेशनशिप का दिया था। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो मैसेज हैं ए और बी। ये दोनों मैसेज किसी फ्रेम एस में मौजूद हैं, और ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन की। दे आर गोइंग टू कोलाइड एंड दे आर गोइंग टू अंडरगो सम हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन इनमें होने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपके पास दो मार्बल बॉल्स हैं और दोनों की मास इक्वल है, तो वो दो बॉल्स आपस में हेड ऑन कोलिजन करते हैं। ऐसे ही हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास दिस फ्रेम S विच इज द रेस्ट फ्रेम, इसमें दो मैसेज मौजूद हैं A और B। बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटीज u1 and u2 towards one another and they will undergo a head-on collision at some point. अच्छा जी, ये head-on collision जो है this must be elastic, और elastic collision कौन सी होती है? जिसमें आपका momentum and energy remain conserved. सेकेंड, हमारे पास एक फ्रेम है दैट इज एस प्राइम फ्रेम दैट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस एस फ्रेम विद सम वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v, और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम एस प्राइम। तो उसमें फिर क्या होता है कि जो बॉडीज हैं जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिनकी वेलोसिटीज u1 प्राइम और u2 प्राइम मालूम करना चाह रहे हैं, दे रिमेन कांस्टेंट, उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज u1 और u2 थी, और हम कह देते हैं कि आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी v हो गई है। दोनों ही केसेस में सेम रहती है वेलोसिटी, लाइक u1 की वेलोसिटी u2 को मिल गई, u2 की वेलोसिटी u1 को मिल गई। अब क्योंकि हमारे पास ये जो फ्रेम है दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो ये जो a वाला पार्टिकल था ये आ रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो जब हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास एक की वेलोसिटी जो है माइनस u हो चुकी है, और दूसरे वाले की जो वेलोसिटी है वो u प्राइम हो चुकी है। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन जो हमारे पास वैल्यूज थी दैट वाज m1 u1 प्लस m2 u2, जबकि कोलिजन के बाद इसी फ्रेम में जो वैल्यूज हो गई हैं दैट इज m1v प्लस m2v, क्योंकि वेलोसिटीज जो है उन्होंने एक दूसरे को इंटरचेंज किया है। अब ये जो u1 और u2 है, इनको अगर हम इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक लिखें, लाइक हम इसमें बैठ के इस फ्रेम के हिसाब से इन वेलोसिटीज को लिखें, तो दैट विल बी u प्राइम प्लस v बाय 1 प्लस u प्राइम v बाय c स्क्वायर फॉर u1, और इसी तरीके से u2 के लिए जो टर्म हो जाएगी वो माइनस u प्राइम हो जाएगी। इसलिए क्योंकि देखें जी ये u1 जो है ना, इसको जब हमने ऑब्जर्व किया इसमें, तो कोलिजन के बाद ये जो a पार्टिकल है इट इज मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। जब नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव करेगा तो माइनस u प्राइम आ जाएगा, एंड b जो कि मूव कर रहा था नेगेटिव x में, अब वो जा रहा है पॉजिटिव x, तो आपके पास उसके लिए क्या आएगा, u प्राइम आएगा s प्राइम फ्रेम से जब देखेंगे। तो यही वैल्यूज जब हम इसमें लगा देते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वाली, और उसके बाद हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास u1 और u2 की वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम इन वेलोसिटीज u1 और u2 की वैल्यूज को इस फॉर्मूला में लगा देते हैं, जो कि हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन का फॉर्मूला था। फाइनली u1 और u2 की वैल्यूज को लगाया, उनको थोड़ा सा रीअरेंज किया। देयर आर सम सॉर्ट ऑफ स्टेप्स कि हमने इसमें से सी स्क्वायर जो है उसको कॉमन ले लिया है, और फिर फर्दर ऊपर वो मल्टीप्लाई हो गया है, और इन सारे स्टेप्स को फर्दर प्रोसीड करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंड रिलेशनशिप आता है दैट इज m1 सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस u प्राइम v इंटू यू प्राइम, एंड सिमिलरली m2 की वैल्यूज कुछ ऐसे आ जाती हैं।
अब ये जो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है ये दोनों साइड पर कैंसिल आउट हो जाता है, यू प्राइम कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास m1 बाय m2 becomes equal to c2 plus u prime b or c2 minus u prime b. So this becomes m1 by m2. Similarly, हमारे पास जो रिलेशनशिप बना है that is 1 plus u prime by v and u prime b by c square divided by 1 minus u prime v by c square हो जाता है. अब हम दो टर्म्स ले लेते हैं, 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और 1 माइनस यू टू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. 1 माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर में जब हम यू वन की वैल्यू पुट करते हैं तो वी गेट सम काइंड ऑफ रिजल्ट. हमारे पास u प्राइम प्लस v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर एंड देन these become equal to 1 minus u1 square over c square is equal to c की power 4 plus u prime square v square minus c square u prime square minus c square v square over c square plus u prime v whole square. So this is the value of 1 minus u1 square over c square. Similarly, now we will take the term 1 minus u2 square over c square and we will now put the value of u2. u2 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, दैट वाज माइनस यू प्राइम प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर. तो इनकी स्क्वायरिंग करके हम यहाँ पर जब लिखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू अल्टीमेटली सारा एलसीएम वगैरह लेके अरेंजमेंट करके जो आती है दैट इज c4 प्लस यू प्राइम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यू प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस यू प्राइम वी होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन को स्टार को डबल स्टार से डिवाइड कर देते हैं. जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट सी स्क्वायर माइनस यू प्राइम बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस यू प्राइम बी स्क्वायर. और फाइनली हम अब क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे. जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 minus u1 square over c square under root divided by 1 minus u2 square over c square under root आ जाता है. That is equal to 1 minus u prime v over c square divided by 1 plus u prime v over c square. अच्छा जी, हमें पुट करना है इस इक्वेशन से अपने आंसर को इक्वेशन नंबर ए में. तो फाइनली हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का ले लेंगे रिवर्स. जब हम इनका रिवर्स लेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस u2 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस u1 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट. इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन ए और इक्वेशन स्टार को तो we will get m1 by m2 is equal to 1 minus u2 square under root by c square divided by 1 minus u1 square by c square under root. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी. Now look at this term. We have m1 by m2 is equal to 1 minus u2 square by c square under root divided by the square root of 1 minus u1 square over c square. Now we can consider that mass 2 was at rest. मतलब ये जो आपके पास स्टार्ट में हमने असम्पशन की थी, इस एस फ्रेम में हम कहते हैं कि ये जो बी मास है दैट वाज m2, इट इज एट रेस्ट. सो u2 will be 0 and u1 will have the velocity v and this will have mass m. तो अब हम देखते हैं कि जब ये असम्पशन हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है. m2 को हम m0 कह रहे हैं, u2 को हम 0 कह रहे हैं, m1 को हम m ले रहे हैं जबकि वो जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है उसको हम v कह रहे हैं. फाइनली जब हम इन वैल्यूज को लगाते हैं इक्वेशन में तो हमारे पास m by m0 इज इक्वल टू 1 माइनस u2 की जगह पर 0 पुट करेंगे अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर हो जाएगा. और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट m इज इक्वल टू m0 बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप. दिस इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास. अब ये रिलेटिविस्टिक मास आपके पास क्लासिकल मास या रेस्ट मास में कन्वर्ट हो जाता है जब आप कहते हैं द पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 0.
जब वो जीरो वेलोसिटी से मूव करता है यानी इट इज एट रेस्ट, तो क्या होता है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर विल गिव यू 1 एंड फाइनली द रिलेटिविस्टिक मास विल बी इक्वल टू रेस्ट मास। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि आपके पास जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो उसका जो मास होगा उसको आप रेस्ट मास कहेंगे, एंड इफ इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट देन द mass will be relativistic mass, और उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, यानी mass में वेरिएशन आती है। अब अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी तो फिर mass भी इंक्रीज होगा, यानी अब mass में वेरिएशन आ रही है। यानी if an object is moving with a very high speed then slowly its mass will also increase. So here I have written it, m relativistic mass is equal to gamma into m naught. तो ये जो आपके पास रिलेटिविस्टिक मास है दिस इज इक्वल टू ई बाय सी स्क्वायर। एनर्जी जो होगी इस टाइम पे ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी। सिमिलरली एम नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो ई नॉट एनर्जी है दिस इज रेस्ट मास एनर्जी। इट मींस इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट स्टिल कंटेन्स सम एनर्जी विद इन इट। इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है ऑल्दो इट इज एट रेस्ट पोजिशन। तो ये हम प्रीवियसली ये देख और ये कुछ आपके पास रेस्ट मास एनर्जी इज विल बी सम काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे ना कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप किसी हाइट पे ले गए हैं तो उसमें कुछ अंदर मौजूद एनर्जी है, उसके अंदर छुपी हुई एनर्जी है जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एंड इफ इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v तो उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह की एनर्जीज आ गई हैं। यहाँ अगर ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की इट अटेन्स द वेलोसिटी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होगा मास पे इफेक्ट। तो आप ये देखें सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर विल गिव यू 1 एंड फाइनली दिस टर्म विल बिकम 0 और फाइनली द रिलेटिविस्टिक मास विल बी इंफिनिटी। इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा तो इसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और फाइनली जब मास इनफाइनाइट होगा तो वो फिर उसको स्लो डाउन कर देगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक ग्राफ है जो शो किया गया है। ग्राफ में आप ये देखें कि एक्स एक्सिस पर स्पीड ली गई है वेलोसिटी और वाई एक्सिस पर मास लिया गया है। जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे मास भी इंक्रीज हो रहा है, और फाइनली व्हेन वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू c मास बिकम्स इनफाइनाइट। देखिए वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो मास भी ज़्यादा हो रहा है, और फाइनली जब जो आपके पास वेलोसिटी है वो c के बराबर हो जाएगी किसी पॉइंट पर तो मास भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जो टर्म थी या ये जो रिलेटिविस्टिक मास है इसके बारे में आइंस्टाइन ने कोई बात नहीं की थी। उसने आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप जरूर दिया था लेकिन उन्होंने आपको कोई कॉन्सेप्ट रिलेटिविस्टिक मास के बारे में नहीं दिया था। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, हम इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई ही नहीं कर सकते या एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि आपके पास जो मास है वो भी चेंज हो रहा है। For the very first time, there was a chemist Lewis. उन्होंने 1908 में relativistic mass का एक दिया था आपको आइडिया, जिसकी कि एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन टॉलमैन ने 1934 में की थी। ये जो एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन थी इट वाज डन ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है दैट इज 9.1 into 10⁻³ kg, जबकि जो वेलोसिटी है अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 4.5 into 10⁵ मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा है तो रिलेटिविस्टिक मास उसका कैसे होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स 9.8 into 10⁻³ अब देखें 9.1 था उसका रेस्ट मास, 9.8 हो गया है उसका रिलेटिविस्टिक मास। मास में फर्क पड़ गया है, और जो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं ना उसमें आप इतनी छोटी छोटी वेरिएशंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लासिकली तो ये मास डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा इसलिए हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं उसमें जो 0.7 का भी डिफरेंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन है कि मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहीं से जब कोई स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनका मास रिलेटिविस्टिक मास हो सकता है तो फिर हमारे पास उनकी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की टर्म्स भी आ जाती हैं, फिर हमारे पास उनकी रिलेटिविस्टिक फोर्स की टर्म्स भी आ जाती हैं, because momentum is equal to product of relativistic mass and velocity. Similarly, the force is equal to rate of change of momentum. तो अब हम देखते हैं कि relativistic momentum कैसे होता है।
हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स vx, vy और vz हैं, और फाइनली दीज आर डेल्टा x बाई टी, डेल्टा y बाई टी एंड डेल्टा z बाई टी। तो वैसे तो हम अगर इसकी कैलकुलेशंस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा किस्म का हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस पूरे काम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम ये सिंपली ये जो डेल्टा टी जिससे हमने डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं इसको हम प्रॉपर टाइम से चेंज कर देते हैं। तो प्रॉपर टाइम हमारे पास डेल्टा टी होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई गैमा। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है। तो हम अब मोमेंटम को m डेल्टा v की फॉर्म में लिखते हैं, तो डेल्टा v हमारे पास डेल्टा x बाई टी, डेल्टा y बाई टी और डेल्टा z बाई टी आ जाएगा। तो ये डेल्टा t को हम जब प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं गैमास की फॉर्म में, तो हमारे पास m गैमा और ये सारी टर्म्स बन जाएंगी v। तो यहाँ पर हमारे पास एम वी बाय वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र हो जाएगा। ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। यही रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्लासिकल मोमेंटम के साथ कैसे डील कर रहा है या लिंक कर रहा है, तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम विल बी इक्वल टू गैमा इनटू पी क्लासिकल। अब अगर ये जो गैमा फैक्टर है जिसको लॉरेंस फैक्टर हम कह रहे हैं, वेलोसिटी बहुत कम है क्लासिकली ऑब्जेक्ट की, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी और हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्लासिकल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग विद द वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, उनके लिए ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, इट आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। कैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एस फ्रेम है और उसमें कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर एंड दे आर कोलाइडिंग, तो before collision and after collision they must have the equal momentum. So before collision is the momentum m1 gamma u1 and m2 gamma u2, जबकि after collision m1 gamma v1 और m2 gamma v2 होगा s फ्रेम में। इसी तरीके से अगर ये किसी s प्राइम फ्रेम में मूव कर रहे हैं, that is moving with respect to s frame with some velocity v, तो आपके पास उसके लिए मोमेंटम m1 गैमा u1 प्राइम प्लस m2 गैमा u2 प्राइम इज इक्वल टू m1 गैमा v1 प्राइम और m2 गैमा v2 प्राइम आ जाएगा। अब हम m1 गैमा u1 को p1 कह रहे हैं, m2 गैमा u2 को p2 कह रहे हैं, इसको हम p1 बार कह रहे हैं और इसको हम p2 बार कह रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम p1 प्लस p2 था, आफ्टर कोलिजन p1 बार प्लस p2 बार है। इसी तरीके से m1 गैमा u1 प्राइम प्लस m2 गैमा u2 प्राइम p1 प्राइम प्लस p2 प्राइम था, जबकि आफ्टर कोलिजन इट बिकम्स p1 बार प्राइम प्राइम प्लस p2 बार प्राइम। तो momentum remains conserved in all inertial frame. If it is conserved in the s frame, then it is also conserved in the s prime frame. यहाँ से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है, दैट इज रिलेटिविस्टिक फोर्स। तो रिलेटिविस्टिक फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called relativistic force. Fr will be equal to dp by dt, and this is not ordinary momentum, this will be relativistic momentum. Rate of change of relativistic momentum will be equal to relativistic force. So then हमारे पास PR will be equal to m gamma v. We will put this m gamma v in this equation and we will apply derivative on this m gamma v. Then m पे हम कह देते हैं कि it is not variating with respect to the time, so we will take it out from the derivative, और अब डेरिवेटिव हमारा अप्लाई होगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पर और v पर। ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर गैमा फैक्टर जो था, ये लॉरेंस फैक्टर जो था, ये -1/2 मैंने लिखा है बिकॉज इट इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो देयर विल बी द चेन रूल। पहले हम इसको एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव को v पर अप्लाई करते हैं, बाद में प्लस करके हम m और v को एज इट इज रखते हैं और डेरिवेटिव अप्लाई होगा अंदर इस टर्म पे। तो इस पर जो अप्लाई होगा तो दैट विल बी 1/2 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 3/2, and then derivative will applied on v square over c square, that is minus 2v over c square into dv by dt. So finally we will get the force as m gamma a. I have put
this term 1 minus v square over c square minus 1 by 2 as gamma. Again, Lorentz factor. dv by dt is a, acceleration. Here, this 2 will be cancelled out with this 2, and this minus will become positive. Now this is the mass. This term will be called as gamma cube. क्यों? क्योंकि 1 over 1 minus v square over c square under root will be gamma, और उसका है साथ में क्यूब भी, gamma cube. Then v over c square, then dv by dt will be a, and this is v. This is the dot product of v over c square and a. तो अब हमारे पास दो टर्म्स बन जाती हैं इसमें. ये m gamma जो है इसको हम ट्रांसवर्स मास कह रहे हैं, m gamma क्यूब को हम लॉन्गिट्यूडनल मास कह रहे हैं. और जब बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके लिए जरूरी नहीं होता है कि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो यहाँ पर हमने लिए हुए हैं दे विल रिमेन सेम, दे विल अंडरगो द सेम काइंड ऑफ चेंजेस. तो उनके लिए किसी जगह पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं, तो किसी जगह पर ये आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं. और ये देखें, ये हमने ली हुई डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं. एक करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि अगर तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल रहेंगे तो ये आपको 1 दे देगा आंसर, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं रहेंगे, दे विल बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी 0. तो अब हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम कंसिडर कर रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है. तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में मूव करने की वजह से vx और ax जो है आपके पास 1 वैल्यू दे देगा. तो जब ये वैल्यू 1 आ जाएगी, तो जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x कंपोनेंट जो है दैट विल बी m gamma ax, जिसको हम पैरेलल कंपोनेंट भी कह रहे हैं, दैट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम. जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स जो है उस पार्टिकल पर लग रही है. और बाकी के जो दो कंपोनेंट्स हैं एफ वाई और एफ जेड, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं. परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने की वजह से वहां पर वी एक्स और ए वाई का भी 0 आ जाता है, वी एक्स और ए जेड का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, और हमारे पास एम गैमा ए वाई और एम गैमा ए जेड आ जाता है. ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ट्रांसवर्स मैस या परपेंडिकुलर मैस भी ऐसा ही था, जिसको आप एम गैमा कह रहे थे, और लॉन्गिट्यूडनल को आप एम गैमा क्यूब कह रहे थे. तो लॉन्गिट्यूडनल और पैरेलल कंपोनेंट एक जैसी चीजें हैं, और ट्रांसवर्स और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ एक जैसी टर्म्स बन रही हैं. तो ये आपके पास 3 तरीके के फोर्सेस बन जाती हैं, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट. फर्दर यहाँ से हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है, दैट इज दैट वेरी फेमस इक्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशनशिप. आइंस्टाइन ने ये E is equal to mc square के बारे में अपना right after the paper on the electrodynamics of the moving particles के बाद फौरन बाद एक पेपर लिखा था, that is does inertia depend upon its energy content. इस पेपर में उसने ये अपना फेमस मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया था, that E is equal to mc square, और इसमें उसने ये बात की थी कि if a body is at rest it must retain an energy that is called rest mass energy, and if it is moving तब तो उसकी एनर्जी होगी. लेकिन जो भी उसका इनर्शिया है, यहाँ इनर्शिया से मुराद है बॉडी का मास. जब लीनियर मोशन में आप डील करते हैं ना, तो जो इनर्शिया होता है दिस इज द मास. दिस इनर्शिया का रोल मास प्ले करता है, ऑब्जेक्ट का मास विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. तो इनर्शिया डिपेंड करता है इसके एनर्जी कंटेंट में. ये आपके पास फेमस पेपर था आइंस्टाइन का, और एक्चुअली ये पैराडॉक्स हेनरी पॉनकरे की वजह से एक जनरेट हुआ था. उसने कहा था कि ये क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है वो बहुत हाई स्पीड पे मूव करता है तो उसका मास भी चेंज हो रहा है और फिर एनर्जी और सारा कुछ. तो इस पैराडॉक्स का आंसर इस आइंस्टाइन के पेपर में मिला था. उसने कहा जी आप कंसीडर करें एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसी मास किसी वेलोसिटी v के साथ, और पार्टिकल का जो मास है वो m है. तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी equal to, according to work energy principle, is equal to work change in kinetic energy is equal to work done. और वर्क किसके बराबर होता है, F डॉट डी एस. यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो ये इसके बराबर है. और अगर वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है और बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे मूव कर रहा है तो आप क्या करते हैं, होल उसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके v तक. अब फोर्स आपके पास बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के. आप फोर्स की वैल्यू dp by dt पुट कर देते हैं. यहाँ से आप dx by dt लेते हैं
और दूसरी तरफ dp को ले आते हैं। तो आपके पास जब dp की वैल्यू m भी लगाते हैं आप, तो आपके पास बन जाती है v d m v, और जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं दिस इज dm इंटू v प्लस m dv। तो अब ये इक्वेशन आपके पास बन गई v स्क्वायर dm प्लस mv dv। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, या अकॉर्डिंग टू द मूविंग पार्टिकल्स, जो मैस है वो रिलेटिविस्टिक मैस है, एंड दैट इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। हम स्क्वायर करते हैं इस टर्म को, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है वो m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर बन जाता है। हम लेते हैं डिफरेंशियल्स। जब डिफरेंशियल्स लेते हैं तो ये है कांस्टेंट मास, इस और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसके ऊपर तो डिफरेंशियल अप्लाई नहीं होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाता है। और इनके ऊपर अप्लाई होगा तो वो वैल्यूज बनेंगी 2m dm c स्क्वायर माइनस 2m dm v स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2v dv। इस केस में c वाला 0 हो जाएगा, लेकिन इस केस में v वाला भी अप्लाई होगा। फाइनली हम लेते हैं 2m c स्क्वायर dm माइनस v स्क्वायर dm माइनस mv dv। और अब क्योंकि हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है इसके अकॉर्डिंगली या तो ये मैथ 0 हो सकता है या ये टर्म 0 हो सकती है। तो मैथ तो 0 नहीं हो सकता, वो तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की, मैथ होगा तो आपको बॉडी नजर आएगी। Finally, you can say c square dm minus v square dm minus mv dv is equal to 0. तो अब c square dm will be equal to v square dm plus mv dv, और आप अगर इस स्टार रिलेशनशिप में देखें तो v square dm plus mv dv को हम c square dm की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो लिमिट्स भी हमारी चेंज हो जाती हैं। जब हमारे पास वेलोसिटी 0 होगी तो मास विल बी m नॉट, और जब वेलोसिटी v होगी तो मास विल बी m। लिमिट्स चेंज करके जब हम इस पर अप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल हैव c स्क्वायर एंड दिस m नॉट m minus m naught c square, that is mc square minus m naught c square, which is change in energy. Kinetic energy is equal to energy minus E naught. ये आपके पास मैस एनर्जी इक्विवेलेंस से रिलेशनशिप आ गया, जहां पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द एनर्जी of the moving body, E is the total energy and E naught is the rest mass energy. तो आपके पास रेस्ट मास की वजह से जो एनर्जी है दैट इज E naught. दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक, और जब एट रेस्ट पे होगा तब उसकी मास की वजह से कुछ एनर्जी होगी। अब रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अभी हमने रिलेशनशिप निकाला है E माइनस E नॉट, यानी दिस इज mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। तो फाइनली आप देखें, आप m की वैल्यू को लगाएं, m नॉट बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इज द रिलेटिविस्टिक मास। हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस एनर्जी में, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी तो m नॉट ही आएगी, जबकि ये वाली जो मास है दिस इज रिलेटिविस्टिक मास। तो इसको पुट करके और इसको थोड़ा रीअरेंज करके वी विल गेट m नॉट c स्क्वायर 1 बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस 1 व्हिच इज गामा माइनस 1। टू अप्लाई द क्लासिकल लिमिट, हम क्लासिकली इसको डील करने के लिए ये जो हमारे पास टर्म ब्रैकेट में है इस पे लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम मैंने इधर छोटा सा लिखा है कि ये क्या होता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। जब कोई इस स्टेट में हमारे पास फॉर्मूला मौजूद हो तो हम उसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। उसके लिए दिस विल बी 1 देन प्लस माइनस दिस पावर n इंटू एक्स, देन प्लस वाली टर्म आएगी उसमें क्या होगा n into n minus 1 by 2 factorial then x square, और further n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial and so on चलता जाएगा। अब ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2 और माइनस 1 पर अप्लाई हो रहा है। तो हम इसमें लगाएंगे 1 माइनस एंड दिस टर्म, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई होगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 पर। तो फाइनली हम इसको इस पर लगा रहे हैं 1 माइनस ये माइनस 1 बाय 2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, एंड देन फर्दर इसको हम ओपन करते हैं। अब ये जो वाला 1 है ये बाहर वाले 1 के साथ माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास अंदर टर्म्स रह जाएंगी। हम 1 बाय 2 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास नेक्स्ट बचेगा 1 प्लस 3 बाय 4 वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्योंकि velocity is very very smaller than c, तो v square over c square will be very very small than 1, और जब ये बहुत छोटा होगा तो इसका कोई इफेक्ट तो रहेगा नहीं, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हर टर्म्स जितनी भी है निगलेक्ट करके
और इसको बाहर निकाल के जब हमने किया कैलकुलेट, तो हमारे पास 1/2 m0 v² बच जाता है। तो 1/2 m0 v² इज द क्लासिकल टर्म। ये हमारे पास क्लासिकल टर्म आ जाती है। यानी कि अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन करें और उसके बाद हम ये लगाएं कि जो ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग एट वेरी स्लो स्पीड, तो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। किस काइनेटिक एनर्जी की? जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी थी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, उसका मास m है और उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुई हुई है एंड इट इज मेकिंग एन डिस्प्लेसमेंट dx, तो 0 से लेके v तक जो वर्क डन है दैट इज f dx। अब क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रेम, उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं पैरेलल कंपोनेंट फोर्स का हम लेंगे। दैट इज एफ आर इज इक्वल टू गैमा क्यूब एम ए एक्स। हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये अगर आपको याद हो तो हमने फोर्सेस में पैरेलल कंपोनेंट अभी निकाला था। तो गैमा क्यूब एम ए एक्स डी एक्स हमने पुट किया। उसके बाद a जो है वो dvx बाई dt के बराबर आता है। और फाइनली हम क्या करते हैं, हम गैमा क्यूब m dv को साइड पे ले लेते हैं और dx बाई dt ले लेते हैं, दैट इज dv। नाउ दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ v, दिस इज द v वेलोसिटी। और गैमा क्यूब को जब हम ओपन करते हैं तो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 3/2 डिनोमिनेटर में आ जाता है। हम 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को यू पुट कर लेते हैं। इसका जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस 2v ओवर सी स्क्वायर इंटू डी वी आ जाता है। और यहाँ से v डी वी विल बी इक्वल टू -1/2 सी स्क्वायर डी यू आ जाएगा। हम v डी वी की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं। जब यहाँ पर लगाते हैं तो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ डी यू। और अब हमारे पास ये देखें, इसमें डी यू डिवाइडेड बाई यू 3/2 आ गया। यानी वी कैन ईजिली इंटीग्रेट दिस टर्म। इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए एम सी स्क्र ओवर 2 कॉमन होकर बाहर आ जाता है। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज -3/2 प्लस 1। और ऐसे ही टर्म से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास u -1/2 ओवर डिवाइडेड बाय -1/2 आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। और अब जब u की वैल्यू को लिखते हैं इसमें हम, दैट इज 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट आएगा। और फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यूज 0 और v हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ एम सी स्क्र 1 ओवर -1 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, यहाँ भी अंडर रूट आएगा। ये थोड़ा सा रह गया है मेरा ख्याल गलती से, यहाँ भी अंडर रूट टर्म है और यहाँ भी अंडर रूट टर्म है। ये दोनों वैल्यूज आकर तो ये बन जाएगी आपके पास गैमा एम सी स्क्र माइनस एम सी स्क्र विच इज टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। और इस केस में काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी अगर इंडिपेंडेंटली कंजर्व नहीं रहती हैं, लेकिन टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। और इस ये किन किन फिनोमेनाज को एक्सप्लेन कर सकती है वो फिर हम देखेंगे फर्दर अपने लेक्चर में। आज तक के लिए हमने टोटल जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी का रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं जैसे फिशन है, पेयर प्रोडक्शन है, एनिहिलेशन है। इन बहुत सारे फिनोमेनाज को ये जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है वो एक्सप्लेन करती है।